मालती जी के गहने नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया था। कम से कम 4 लाख के गहने थे। वो अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? मालती, ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। उनके पति किशोरी प्रसाद ने उन्हें समझाते हुए कहा। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे यह याद ना आए। जल्दी जल्दी में मैं अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर अपनी भाभी सुलेखा को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई ताक में बैठा हुआ हो। भड़कते हुए मालती ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवा मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पर गहने चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती हुई सुहानी ने सीधी बात की। बहू, मैंने अब तक किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाई थी, मगर सच क्या है यह तूने ही सामने ला दिया। मैंने ये नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? मम्मी, यह कैसी बातें कर रही हो आप? सुहानी के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते। अमन ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे। मालती जी ने गुस्से में कहा। मम्मी प्लीज़, इस तरह मत बोलो। चलो, मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हो या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दी हो। मम्मी, कई दफ़ा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज़ कहीं रखकर भूल भी जाता है। चलिए, पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। पत्नी या साले साली को बुरा ना लगे, यह सोचकर अमन ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह ढूंढा। एक एक कोना देख लिया, पर गहने कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश किया। कहीं भी गहने ना मिलने पर मालती ने सुहानी के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थककर अमन ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहाँ भी नहीं मिले। मालती जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात यह कह दी कि उन्होंने गहने कहीं छिपा दिए होंगे। इधर सुहानी के साथ साथ उसके भाई बहन राहुल और रिया को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना बहुत अखरी। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय राहुल ने साफ शब्दों में अपनी बहन से कहा था, दीदी, हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिए, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले थे। अमन ने उसे गले से लगा लिया था। सुहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अमन भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा सुहानी के आगे पीछे घूम रहा था। मालती जी अभी भी चिढ़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और अमन सुहानी को शांत करने के प्रयास में लगा था। सुहानी की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे अमन को जीवन साथी बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नज़र के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी मान मनावल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह सुहानी के घर वालों ने तो अपनी सहमति दे दी, मगर अमन के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। अमन की माँ मालती देवी किसी भी हाल में गैर जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को अमन के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह का कदम उठाएंगे, इसलिए वह अमन को लव मैरिज की इजाज़त नहीं दे सकती। अमन के पिता इस मामले में थोड़े उदार विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। उनका आदेश पाकर अमन ने सुहानी के साथ
कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब मालती जी को यह बात पता चली तो उनका मुंह फूल गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। मालती जी को इस बात पर भी काफ़ी रोष था कि वह बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई। एक माँ के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सुहानी घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर ना तो घर में शादी की रौनक हुई और ना ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। मालती अलग कमरे में बंद रहती तो किशोरी प्रसाद संकोच में बहू से ज़्यादा बातें नहीं करते। अमन पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी विनोद और ननद दीक्षा का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। सुहानी समझ नहीं पाती कि वह घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि सास उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरफ से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। धीरे धीरे किशोरी प्रसाद सुहानी के बात व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहने लगे। मालती जी की नाराज़गी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका समाधान भी किशोरी प्रसाद ने निकाल लिया। मालती, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें, उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। मालती जी ने यह बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। मालती ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, गहने और रिश्तेदारों की जमघट के बीच वह पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों की मजलिस के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। किशोरी प्रसाद को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह मालती भी सुहानी को दिल से स्वीकार कर लेगी। सुहानी के घर वालों से मेलजोल बढ़ाने और मालती के फूले मुंह को छिपाने के लिए किशोरी प्रसाद ने सुहानी के भाई बहन को 7-8 दिनों के लिए घर में ही रोक लिया। सुहानी का भाई राहुल काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था, तो वही बहन रिया डांस गाने में बहुत होशियार थी। अमन की बहन दीक्षा और भाई विनोद भी राहुल और रिया के साथ खूब मस्ती धमाल करते। 3-4 दिन इसी तरह धमाल मस्ती में बीत गए। सुहानी और अमन भी नए माहौल का मजा ले रहे थे। मालती भी नॉर्मल रहने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण हो गया था। राहुल और रिया उसी शाम अपने घर चले गए थे और सुहानी बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। मालती का बड़बड़ाना चालू रहा, जबकि अमन सुहानी को नॉर्मल करने के प्रयास में लगा रहता। किशोरी प्रसाद अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था घर में हंसी खुशी आएगी, पर हो गया था उल्टा। वक्त के साथ जख्म भरते गए। मालती और सुहानी सामान्य व्यवहार करने लगी थी, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 6-7 माह का समय इसी तरह गुजर गया। एक दिन अमन घर लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही तरह के सुकून और खुशी के भाव थे। आते ही उसने सुहानी से कहा, मैंने बताया था ना कि मुंबई में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफ़र की अर्जी दी थी। वह आज पूरी हो गई। इस महीने की 25 तारीख को मुझे वहाँ की ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर सुहानी का चेहरा भी खिल उठा। अमन ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर पलकें झुका ली।
किशोरी प्रसाद ने भी उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि अमन के इस फैसले की वजह क्या है, पर वे कहते भी तो क्या। अमन और सुहानी मुंबई शिफ्ट हो गए। इसके 1-2 साल बाद ही अमन के भाई विनोद को पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह MBA पढ़ने वहाँ चला गया और जल्द ही वहीं उसे जॉब भी मिल गई। 2-4 साल में छोटी बहन की शादी हो गई। अब घर में केवल किशोरी प्रसाद और मालती ही रह गए थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया। अमर और सुहानी को मुंबई आए करीब 10 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारा सा बेटा भी हुआ जो अब 6 साल का हो चुका था। एक दिन अमन के पास किशोरी प्रसाद का फ़ोन आया। वह काफ़ी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे कैंसर। कहते कहते किशोरी प्रसाद रो पड़े। यह क्या कह रहे हैं पापा, सही से बताइए क्या हुआ माँ को। पापा प्लीज़ रोइए मत बेटा, उसे आंतों का कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से ना ढंग से खा पी रही है और ना कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है, खून भी निकलता है। इतनी कमजोरी हो गई है कि क्या बताऊं। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है, पर बेटा मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूं। चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप यह बताओ कि विनोद ने क्या कहा, क्या वह आ सकता है। नहीं बेटा, वह कह रहा है कि उसके ऑफिस में अभी 4 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दे तो कह रहा है वह भी तो वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। हमने दीक्षा से भी कहा था, पर उसके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। कह रही थी कि बच्चे माँ को परेशान करेंगे। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं सुहानी से बात करता हूँ। हो सका तो वह अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की ज़रूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल टीचर है, वर्किंग है। उसके जॉब पर असर ना पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सलूक किया था, उसके बाद हमारा कोई हक नहीं कि हम उसे बुलाएं। डोंट वरी पापा, मैं बात करके बताता हूँ। अगले दिन ही अमन ने फ़ोन करके बताया, पापा सुहानी ने माँ की सेवा के लिए 1 माह की छुट्टी ले ली है। ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी आगे बढ़ा लेगी। मैं भी 1 सप्ताह के लिए आ रहा हूँ। 2 दिन बाद ही अमन सुहानी के साथ घर पहुँच गया। मालती जी बेड पर थी, नौकर भी छुट्टी पर जा चुके थे। सुहानी ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की, फिर सास को अच्छी तरह नहला कर कपड़े बदले, उनके बेड का कवर, पीलो कवर आदि निकाल कर धो दिए, नए बेडशीट बिछाए, पर्दे आदि धोए। अगले दिन ही अमन माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। संभावित इलाजों के बारे में बात की। अभी माँ को कीमो सेशन दिए जा रहे थे। अमन ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह मशवरा कर बेहतर इलाज का इंतजाम कराया। 1 सप्ताह रुक कर वह वापस चला गया और सुहानी दिल लगाकर सास की सेवा करती रही। मालती भी फिलहाल निजी काम करने में भी समर्थ नहीं थी। कई बार कपड़े में उल्टी कर देती तो कभी कपड़े गंदे हो जाते, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। पर सुहानी हर तरह की परेशानियों में सास के साथ खड़ी रहती, उनकी बैसाखी बनकर वह इस तकलीफ़ के समय में उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, शरीर की तकलीफ़ों के साथ साथ मन की तकलीफ़ें भी घटाने के प्रयास में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी चंपी। समय इसी तरह गुजरता रहा। मालती जी सुहानी को दिन रात आशीर्वाद देती रही। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, आज केवल वही उनके काम आ रही थी। वह चाहती तो दूसरों की तरह आने से इनकार भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह घर को और सास को ऐसे संभाल रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन मालती जी बैठी बैठी रोने लगी।
सुहानी ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वह केवल रोती रही। उन्हें बहुत देर तक फफक फफक कर रोता देख सुहानी बेचैन हो गई। वह ससुर को बुलाकर लाई। किशोरी प्रसाद पत्नी को चुप कराने लगे। फिर सुहानी से बोले, असल में इनकी भाभी इन्हें देखने नहीं आना चाहती, पर इन्होंने भाभी से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भाभी इनके दिल के इतने करीब रही है, उनसे भी यह मिलना क्यों नहीं चाहती। रो भी रही है और मिलना भी नहीं है। पिताजी, आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। शायद वह आपसे रोने का कारण शेयर कर ले, कहकर सुहानी कमरे से बाहर निकल गई। किशोरी प्रसाद ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो मालती रोते हुए बोली, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने सुहानी और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया वह माफ़ी योग्य भी नहीं। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो मैंने वह सब अपनी भाभी के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम सुहानी को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर इल्ज़ाम लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। किशोरी प्रसाद आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, भाभी ने ही मुझे कहा था कि बहू को अमन और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी। अमन भी पत्नी से झगड़ा करेगा और सुहानी के घर वाले भी दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मालती? भाभी के कहने पर तुमने दो निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आए। तुम सुहानी को अमन और मेरे मन से उतारना चाहती थी, पर क्यों मालती? अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना भाभी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना। किशोरी प्रसाद ने गुस्से में कहा। मालती फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी, तो उसकी खराब हालत देखते हुए किशोरी प्रसाद ने जल्द बात खत्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ मालती। अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है, बस उसे जी भरकर आशीर्वाद दे लो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो तब खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आए। प्लीज़ आप सुहानी को समझाओ ना, वह अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग लूँ। पहले तो तुम्हें सुहानी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मालती, मैं सुहानी को बुलाकर लाता हूँ। किशोरी प्रसाद ने सुहानी को बुलाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी? तबीयत तो ठीक है ना मम्मी की? मालती सुहानी के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था, पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, मेरी सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियाँ भी नहीं करती, और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं स्वीकारा, तेरे घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उस बुढ़िया के लिए तू इतना क्यों कर रही है मेरी बच्ची? इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मम्मी जी, आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना। आपकी तकलीफ़ में आपके काम आ सकूं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह रो नहीं मम्मी जी, प्लीज़, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफ़ी की कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आपका यह रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी है और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको इल्ज़ाम
लगाना था तो मुझ पर लगाती। मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। सुहानी ने उनको हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी बात का तो पछतावा है मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। देख ले, इसी बात की सज़ा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगी। बेटा, अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी अहमदाबाद में है, वहीं शादी हुई है उसकी, इसलिए शायद वह नहीं आ सकेगी, पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कहकर सुहानी ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पर भाई को घर बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। दीदी, आप तो जानती हो उस इल्ज़ाम को मैं कितनी मुश्किल से अपने ज़हन से दूर कर पाया हूँ। 22-23 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वह भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस एक यही इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचते, माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं है। सुहानी ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक मालती जी ने सुहानी के हाथ से फ़ोन ले लिया और उसके भाई के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी। बेटा प्लीज़ मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ बेटा, बस अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे माफ़ कर दे। एक बार मेरे पास आ, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते मालती जी फूट फूट कर रो पड़ी तो सुहानी के भाई का दिल पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। प्लीज़ डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। सुहानी के भाई की बात सुनकर रोते रोते भी मालती जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और सुहानी से बोली, सुहानी बेटा, तेरा भाई आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वहीं ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली। सुहानी मालती जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी और सहारा देकर उन्हें बेड पर लिटा दिया। आज मालती जी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।